हेडलाइंस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। 15 अप्रैल वो तारीख है जब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर अब हम देखें तो सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ अब एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या अब तिहाड़ से ही चलती रहेगी सरकार, और या फिर कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसके बाद अब क्या दिल्ली की सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। क्या एलजी कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कड़ी जो दिखाई दी आज, जिसने सबको चौंका दिया, वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों का नाम ले दिया। उन्होंने कहा विजय नायर, जो कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो पैसों के लेन देन में सबसे अहम भूमिका निभाता था, वो तो मुझसे कभी मिला ही नहीं, मेरे साथ तो उसकी कभी बात ही नहीं होती थी। उसकी बात होती थी आतिशी से और सौरभ भारद्वाज से। तो क्या इन सबके पीछे कोई खेल है जो खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अपने ही दोनों मंत्रियों को फंसाने के पीछे उनकी क्या रणनीति है? क्या वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सर्वे सर्वा बनाना चाहते हैं और उनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है? क्योंकि कल जब हमने देखा रामलीला मैदान में रैली होती है और उसमें सुनीता केजरीवाल वो भूमिका निभाती है जो ना आतिशी निभा पाई है, ना सौरभ भारद्वाज। एक तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, कोई चेहरा है, तो वही है अपनी पार्टी में। तो एक तरीके से क्या औपचारिक घोषणा उनके नाम पर होगी या फिर कि कुछ और खेल अब अरविंद केजरीवाल खेलने वाले, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा निगाह डालते हैं उन बयानों पर जो कल से लेकर आज तक इस मुद्दे पर चर्चा में रहे। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन लें। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप है। इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। देखिए, अब तो साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। तो 2 साल से हमारे खिलाफ एक 54 की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इतने उन्होंने छापे मार लिए। जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। कि ईडी, आईटी, सीबीआई का जो इस्तेमाल हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये सारी एजेंसीज ने अपने घुटने टेक दिए हैं दिल्ली सरकार के सामने। तो ये वो बयान थे जो हमने देखा कि कल से लेकर अब तक चर्चा में रहे। लेकिन इसमें एक बयान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है प्रियंका चतुर्वेदी का, जो कह रही है कि दिल्ली की सरकार ने ईडी को और सीबीआई को अपने हाथ में कर लिया है, उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। उनको ये नहीं पता कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में फर्क होता है।
अगर उनका आरोप केंद्र सरकार पर है तो उनको केंद्र बोलना चाहिए। दिल्ली की सरकार तो भाई अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अभी तक तो वही मुख्यमंत्री हैं। तो आम आदमी की पार्टी की सरकार पर इस तरह से निशाना वो साध रही हैं, ये क्या बौखलाहट है और किस तरह का असमंजस है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विष्णु पाठक जी मौजूद है, जो कि नेता है आम आदमी पार्टी के। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ज्योति सिंह भी जुड़ने वाले हैं, और एक और खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर तिवारी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। विष्णु पाठक जी, ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी आरोपी बनने वाले हैं क्या? अरविंद केजरीवाल की बात से तो अब ये समझ में आ चुका है, तो क्या पूरी आम आदमी पार्टी अंदर जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का ये बिल्कुल मास्टर प्लान बना हुआ है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराना उनके लिए नामुमकिन है, और वो साजिश कर रहे हैं कि इस पार्टी को खत्म कर दें। आप विधायक को, और उन्होंने इसके लिए कई बार प्रयास भी किया। जब वो सारे प्रयास में फेल हो गए, सारे प्रयास में विफल हो गए, तो उनका यह प्रयास है, अंतिम प्रयास है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाल करके और इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बात बताइए कि चाहे वो बीजेपी के नेता, चाहे ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग हो, चाहे मीडिया ट्रायल हो, लेकिन मैं पब्लिक में रहता हूं। कल भर दिन रैली में था और उससे पहले रैली के आयोजन में था, और जनता इस बात को समझ रही है, जनता इस बात को समझ रही है। और सौभाग्य की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे, वो भी समझ रहे हैं कि मोदी जी अन्याय कर रहे हैं विपक्षियों के साथ। तो यही बात है कि हम लोग जनता के साथ पास जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि देखो, जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपको सुविधा के लिए काम कर रहा है, विष्णु जी, सुनिए। उसके साथ ये मेरा सवाल तो ये था ही नहीं, मेरा सवाल ये था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के साथ मिल गए हैं? अरविंद केजरीवाल एक बात कहते थे, वो उनका बड़ा फेमस कोट था कि सब मिले हुए हैं जी। तो क्या ईडी के साथ मिल गए अरविंद केजरीवाल, इसीलिए उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है? नहीं लिया नाम, उनको संदर्भ को आप चेंज करेंगे, संदर्भ को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल मिला हुआ है। ईडी, सीबीआई, आईटी और केंद्र सरकार मिलकर के ये तीनों तोता बन करके। जी, आपको कैसे पता नाम नहीं लिया? नहीं लिया ना, ये बात रखी गई है कि उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। विजय नायर किससे मिलता था? उन्होंने ये कहा कि वो मुख्यमंत्री गैर कोई विभाग लिए बगैर मुख्यमंत्री थे। तो जितने भी लोग काम के लिए किसी के लिए जाते हैं तो वो मंत्री से मिलते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम तो मिले नहीं किसी से। अब दूसरी बात है, जब चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा को कंप्लीट कीजिए। जो शरद रेड्डी वाला मसला है, शरद रेड्डी ने उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि शरद रेड्डी ने पहले कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला, मैं नहीं मिला अरविंद केजरीवाल से। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता। फिर वो कहते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ रुपए चंदा देते हैं। फिर वो जेल से वो उससे कहते हैं हाँ मिला था जी, 100 करोड़ रुपए हमें डिमांड किया, और उनको बेल हो जाती है। आपको शरद रेड्डी पर चर्चा करनी है, विजय नायर पर चर्चा नहीं करनी। अरे रीमा जी, एक बात और, रीमा जी, नहीं होता विष्णु जी, एक बात, आपको शरद रेड्डी पर चर्चा करनी है, विजय नायर के नाम से घबराहट हो रही है, ऐसे कैसे होगा? मैं अरविंद जी ने कोर्ट में एक बात और कहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कोर्ट में जज के सामने, जो ईडी का जो भी मजिस्ट्रेट होगा उनके सामने कहा कि फला ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, मैं मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाता हूं, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ये बात भी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आप उस पर चर्चा करिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने कि मैं आरोप लगाता हूं कि मेरे से 100 करोड़ रुपए लिए मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। आप उस पर केस कर देंगे क्या? एविडेंस क्या है? मिला क्या? कुछ नहीं। अब किसी ने कहा कि फला हो गया, केस तो बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर तो नहीं है, साजिश में महान पार्टी है। केस बनाया तो कुछ न कुछ तो साजिश रखी गई होगी। जेल यूं ही तो नहीं गए हैं हम। मैं सिद्धार्थ यादव, ओके, मैं सिद्धार्थ यादव और ज्योति जी। यार ज्योति जी, वैसे मुझे जब पता लगा ना कि आज आप इस शो में आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपकी वो पुरानी बाइट मेरे ही शो में, जब ये शराब घोटाला जब उजागर हुआ और आपको मैंने शो में बुलाया,
तो आपने पानी पी पीकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबका नाम ले लेकर खूब आपने उलाहना दी थी और कहा था इन सबको जेल जाना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग ये है कि आज आप इनके साथ खड़े हैं या अपनी उस पुरानी वाली बाइट को सुनना चाहेंगे आप, ज्योति जी? रीमा जी, हमारा तो कोई बाइट नहीं होगा, आप किसी और के बाइट का आप शायद आपको याद आ रहा होगा। मैं तो आप उस इस इशू पर कभी आपसे बात नहीं हुई है, लेकिन सवाल यहाँ वो नहीं है। सवाल ये है कि आज जो सरकार है सेंटर में, उनका इंटेंशन क्या है? आज जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी लेड गवर्नमेंट है, उनकी मंशा क्या है, क्या चाहती है? क्या वो चाहती है कि इस देश में जनता की आवाज पार्लियामेंट में उठे? क्या वो चाहती है कि पत्रकार लोग जन आकांक्षाओं की बात और जन समूह का जो वेलफेयर की बात पत्रकार लोग उठा पाए और जनता के रिप्रेजेंटेटिव उठाए? वे सवाल ये है। जब ये सवाल उठता है तो आप देखें, लोग बार बार पत्रकारों के माध्यम से और आप लोग जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि जो 95% जो रेड पड़े हैं वो विपक्ष की पार्टियों पर पड़े हैं। तो लोग सवाल तब कर रहे हैं। आज जो 97 करोड़ और 100 करोड़ जो वोटर हैं वही तो चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी आप तो महान बोलते हैं अपने आप को, विश्व गुरु बोलते हैं आप अपने आप को, लेकिन आप ये बताएं ना कि जब विपक्ष के नेता आपसे कोई सवाल करते हैं, आप पर आशंका जाहिर करते हैं, तो वहां आपके होम मिनिस्टर या इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जाकर तफ्तीश करते हैं? वहां भी जाना चाहिए। अगर आपके लोग करते हैं तो वहां तो आप भेज देते हैं, तो आप अपने ऊपर भी भेजे। आप परीक्षा देते हैं, अपने भी बैठते हैं, हमें भी बैठाते हैं, लेकिन अपनी कॉपी आप खुद चेक करते हैं और मेरी कॉपी चेक करने के लिए आप एग्जामिनर बुलाते हैं। तो लोग उठा रहे हैं सवाल। और इसके रीमा जी, आप तो खैर घूम रही हैं, आप फील्ड में आ गई है स्टूडियो छोड़कर, अब आपको लगने लगा है, अब आपको भी समझ में आने लगा है कि नहीं, जनता की आवाज सुनकर मुझे अब पत्रकारिता करनी है, जो आप सही कर रही हैं। तो अब आपको यह आवाज आ रही होगी कि क्या है मूड तो यह है कि 2024 में जो इस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, उसके जो नाकामियों को के विरोध में लोग कैसे वोट करेंगे। ठीक है, ओके ज्योति जी, मूड की तो आप बात मत कीजिए। अगर मैंने मूड बताना शुरू कर दिया ना जिन लोगों से मैं मिल रही हूं, तो शायद आप खुद ही शो छोड़कर चले जाएंगे, सुना नहीं जाएगा आपसे। लेकिन पत्रकारों को अब जब आप बीच में ले ही आए हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ से और विष्णु पाठक जी की तरफ से पत्रकारों की जब बात होती है तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमारे साथ भुक्तभोगी राजकिशोर तिवारी ही इस शो में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सच बोला तो अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ में मोर्चा खोल दिया था। तो आप लोग कम से कम मत बोला करें पत्रकारों के फेवर में, या पत्रकार क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों को दूर रखिए इन चीजों से। अब मैं जरा 1 मिनट बीजेपी का रुख करूं, लेकिन क्योंकि राजकिशोर तिवारी जी का जिक्र हो रहा है तो मैं उन्हीं का रुख करना चाहूंगी। राजकिशोर जी, ये जो तिहाड़ जेल का बैरक नंबर 2 जिसमें अब गए हैं आज से अरविंद केजरीवाल, इसके बाद की कहानी अब कहां से लिखी जाएगी आपको लग रहा है? क्योंकि सुनीता केजरीवाल पूरी फॉर्म में है, आतिशी और सौरभ का नाम आ चुका है, तो नंबर 2 जो है वो आपको क्या लगता है कहां पर कहानी खत्म होगी? जी बताइए। राजकिशोर के पास आई थिंक आवाज नहीं गई है। ओके, चलिए मैं बीजेपी का रुख करूंगी। सिद्धार्थ यादव जी, जो एक एक करके इल्जाम लगाए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बोला कि अगर मैं आरोप लगा दूं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो क्या उनके खिलाफ जांच होगी, और ये सब कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पर पहले मैं आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगी। सिद्धार्थ यादव को आवाज आ रही है? जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है रीमा जी आप तक? आ रही है, बोलिए जी। रीमा जी, सबसे पहले तो जो एक आर्गुमेंट बोला जा रहा था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि एक नए प्रकार का आर्गुमेंट आज सिखाया गया है। सुबह सुबह कार्यालयों में सिखाया जाता है और ये विपक्ष के सभी दलों के प्रवक्ता बंधु हमारे साथ टीवी डिबेट्स में आते हैं और वो आकर के बताना शुरू करते हैं। अगर कोई चोर गैंग हो और वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसकी लंगोट हाथ में आ जाए जब वो पैसा चुरा के जा रहा था, तो क्या वो पलट के कह सकता है
कि अरे चोरी तो कहीं और भी हुई होगी, जाकर देख लो, उनको भी पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ऐसा वो कह सकता है? ये ऐसी अगर वो बात नहीं कह सकता तो केजरीवाल जी और उनके सारे दल, उनके दोस्त मित्रगण ये सारी बातें क्यों करना चाह रहे? आपके खिलाफ तटस्थ सबूत है, आप अपने सबूतों को लेकर के कोर्ट में गए, कोर्ट ने सबूतों को देखा, हाईकोर्ट हैरान हो गया, आपको वहां से भगा दिया। एक नहीं 2 बार पीएमएलए की कोर्ट में 2 बार रिमांड पर आपने एग्जेम्पशन के लिए आर्ग्यू किया, आपको 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी। आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी कि किसी पर आरोप लग जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी कि बैठा करके किसी को 2 घंटा पूछताछ करो, 4 घंटा पूछताछ करो, ये सारे जेलों में मिलेंगे। और जिस जगह पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मंच लगा था रीमा जी, रामलीला मैदान में, आज वहां इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन का मंच लग रहा है। ये लोग इस यात्रा को 10 साल में पूरा कराए, पर ये चाहते हैं कि हमसे सवाल ना पूछा जाए। पर मैं टेक्निकल बात का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात तो उनने कहा कि अगर मोदी जी का नाम ले लिया जाए कि 100 करोड़ उनको दिए तो मोदी जी को भी अंदर कर दो। ऐसे नहीं भैया, आपके खिलाफ जिन लोगों ने बयान दिए हैं वो ऐसे नहीं होगा ना। आप सुनिए, आप इस तरह से जो बोल रहे हैं। विष्णु पाठक जी सुन तो लीजिए। आप बोले करप्शन। अरे विष्णु जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तो बड़ी शांति से सुन रहा था। नहीं, आप बिल्कुल सुन रहे थे, लेकिन इस तरह की बातें नहीं बोल रहे थे ना। अरे मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आप ही ने तो कहा कि ऐसा 100 करोड़ हमने किसी को दे दिया, 1 करोड़ किसी को दे दिया, तो उन पर भी केस बना लीजिए। अब रीमा जी, जिनके जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो इनकी जेल के अंदर जाने की यात्रा है ना, उसमें जिन लोगों ने इनके खिलाफ बयान दिए हैं वो 164 सीआरपीसी के तहत दिए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने अकेले खड़े होकर के दिया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का कोई व्यक्ति नहीं होता, उसको प्रमाण माना जाता है। झूठ बोला जाएगा तो फिर से वो अंदर जा सकते हैं, उन पे एक अलग मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो अगर केजरीवाल जी चाहे तो आमंत्रण देना चाहता हूं मैं उनको, एक मुकदमा और दर्ज करवा लीजिए, एक बार झूठ बोल लीजिए। पर ये जो पूरा नैरेटिव है कि हमें तो 2 लोगों ने बोला इसलिए हम फंसने जा रहे हैं, 2 लोगों ने नहीं बोला। आपके खिलाफ व्हाट्सएप की चैट्स हैं, पूरे मनी का ट्रेल है। पैसा किसने दिया, आपने किस दिन लिया, कौन सी गाड़ी, काली गाड़ी ओबरॉय होटल गई थी, उसमें कौन बैठकर आपके घर आया, वो पैसा लेकर आपने गोवा में किसको दिया, वो किसको मिला और वो किसने बांटा, ये सब कुछ ईडी के सामने। इसलिए आप लोगों को बेल नहीं मिल रही है। और आप जब आप अकेला महसूस करने लगे हैं तो आपने अपने 2 मंत्रियों को और बुला लिया, वो और आ जाएंगे। पूरी कैबिनेट को आप अंदर रख लीजिए और साथ में आप अपना जश्न मनाइए, ये ऐसी आपकी तैयारी। अच्छा, ओके। अब वहाँ कैसा जश्न बनेगा? अब काम करेंगे ना, वो वहाँ से सरकार चलानी है उनको। 1 मिनट में राजकिशोर तिवारी का रुख करूँ, लेकिन विष्णु पाठक जी कोई रिएक्शन दीजिए इस पर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बार बार? हाँ, विष्णु पाठक जी, मैं बोलूं क्या? आप कुछ बार बार बोलना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए उनकी बात का। हाँ, मैं आप ही को बोल रही हूँ, सिद्धार्थ यादव जी की बात का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को 2 चीजें, 2 बीमारी रोग लग गई है, एक अहम की, एक बहम की। अभी सत्ता में है, इनको बहम है कि पब्लिक हम कुछ नहीं देख रही है, पब्लिक जो हम कहेंगे वही सुन रही है। दूसरी बात है, यहाँ आप ये बताइए ना कि जिन लोगों ने, सुनिए, अरे सुन लीजिए, आप ये बताइए ना कि जिन लोगों ने केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए, 164 लोगों ने, उन 164 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी बॉन्ड कितने खरीदे, और चुनावी बॉन्ड खरीदे इसलिए वो बाहर है। 164 लोगों ने आरोप नहीं लगाए। आप ये बताइए ना, अभी आपने विष्णु पाठक जी कि कंपनी का टर्नओवर है, सालाना बिजनेस है 100 करोड़ का, और कंपनी 500 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड खरीदती है, चुनावी बॉन्ड खरीदती है। आप जो है विष्णु पाठक जी, एक सेकंड। एक बात तो ये कि शराब घोटाला, जो पूरा शराब घोटाला सामने आया, तो पॉलिसी चेंज करने के लिए ना तो ईडी ने कहा था सरकार को, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सेकेंड, ना तो एक्साइज पॉलिसी में चेंज के लिए बोला था, ना ही डीलरशिप के लिए बोला था,
ना ही पूरी तरह से उसको वापस लेने के लिए बोला था। ये सब कुछ खुद किया गया ना इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल था, ना इसमें ईडी का कोई रोल था। उसके बाद जब घोटाला सामने आएगा तो जांच तो होगी। अब रुकिए एक मिनट, अब रुकिए राजकिशोर तिवारी, प्रधानमंत्री नहीं है, चेंज पॉलिसी हाँ, गवर्नमेंट का काम है, उसमें प्रधानमंत्री से क्या पूछना था? प्रधानमंत्री देश में अगर निर्वाचित सरकार कुछ गलत करेगी, एजेंसियों को जांच देने का अधिकार है उनका। विरोधी, अरे रुकिए एक मिनट, निर्वाचित सरकार होने से आपको अधिकार नहीं मिल जाता ना विष्णु पाठक? निर्वाचित सरकार होने से घोटाला करने का पूरी तरह से छूट नहीं मिल जाती है। अब एक मिनट रुकिए, अब रुकिए, अरे रुकिए। मैं राजकिशोर तिवारी, अगर उनको अब आवाज आ रही है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। राजकिशोर तिवारी जी, मेरा सवाल यही था आपसे कि जिस तरीके से ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज और विजय नायर का लिंक ये खुद अरविंद केजरीवाल सामने लेकर आए, इसके पीछे कोई दूर तलक की सोच तो उनकी होगी। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे की सोच क्या होगी, और क्या आतिशी और सौरभ के भी आरोपी बनने के कगार पर कुछ लग रहा है आपको? अनम्यूट कीजिए राजकिशोर जी। जी, अभी आपको आवाज आ रही? जी, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार मुंह पे दही जमाए हुए थे तमाम सवालों पर, और लगातार ये बात चलती चली जा रही थी, और कह रहे ईडी लगातार सवाल पे सवाल पूछ रही थी, लेकिन उसके बाद वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। यहां तक कि पिन नंबर भी नहीं दिया जा रहा था, बार बार सम्मन का भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेना, ये आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जितने समझदार हैं, मैं अगर उनको राजनीति के लिहाज से कहूंगा तो मानूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले में पूरे केस को डील किया है, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। आम आदमी पार्टी नाम भले हो, उसके लिए बहुत अद्भुत क्षमता चाहिए, और उस अद्भुत क्षमता का उन्होंने परिचय दिया। लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है कि आखिर पार्टी के तमाम लोग, जो लोग उनके साथ आखिर तक खड़े रहे, उनकी बात बताने के लिए, पार्टी की बात बताने के लिए उस कुर्सी पर उनको बैठने की जगह नहीं मिली जहां पर सुनीता केजरीवाल जी को जगह मिली। सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल जी को जगह मिली, गोपाल राय को जगह नहीं मिली। बाकी जो लोग जेल में, उनकी तो मैं बात क्या कहूं। तो निश्चित तौर पर यह देखना वाकई अपने आप में बड़ा अद्भुत दृश्य था कि जिस रामलीला मैदान से बार बार सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव सबके नाम लिए जा रहे थे, उनके वंशज और खुद सोनिया गांधी वहां पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी को वहां पर बैठाने हुए थी। और सीबीआई और ईडी किस लिए बनाई गई है, ये इसी रामलीला मैदान से उद्घोष होता था। अब जब वो काम कर रही है तो उसके बाद इस तरीके की बातें आ रही। निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि नई सियासत में जेल से सियासत चले ना चले, लेकिन केजरीवाल जी की शिकायत शासन चलेगा। और ये वी फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। विजय नायर और वी की जगह विभव कर दीजिए तो हर जगह ये दो लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। कोई राजनीतिक व्यक्ति, आप जैसे यहाँ पर पाठक जी काफी यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन मानकर चलिए कि राजनीतिक व्यक्ति कोई भी अरविंद केजरीवाल का विश्वास कितना भी वो पाले, लेकिन गैर राजनीतिक व्यक्ति ही उनकी सियासत और सत्ता को और उनकी सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी के साथ में वो चलते चले जा रहे हैं। तो वंशवाद की और भ्रष्टाचार के दोनों मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक्सपोज हुई है वो अपने आप में अद्भुत है। और इसी रामलीला मैदान पे ये जो लीला थी विपक्ष की, उसमें कुल मिला के निश्चित तौर पर हीरो के तौर पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ही उभर कर आए हैं। भले ही पहले वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अब वो सियासत के हीरो बनकर उभरे हैं कि पूरा विपक्ष जिसको उन्होंने दोषी ठहराया, लगातार तमाम आरोप लगाए, वही लोग उनके पक्ष में खड़े होकर मांग कर रहे हैं। और ज्योति जी और तमाम लोग के लिए ये अपने आप में वाकई बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो अजय माकन शराब घोटाले को लेकर सामने जाते थे और सुप्रिया सुलेख जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, लेकिन आज की तारीख में उनको उनके समर्थन में खड़ा होना पड़ा। तो कुल मिला के देखिए, विपक्ष की पूरी सियासत केजरीवाल ने अपने इर्द गिर्द कर ली है। और अब अरविंद केजरीवाल नहीं तो सुनीता केजरीवाल, दिल्ली पे राज केजरीवाल का ही रहेगा, ये सुनिश्चित कर दिया उन्होंने सौरभ और आतिशी का नाम लेके, जिससे उस कुर्सी पर जो भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर वाली, वहां पर कोई केजरीवाल बैठा रहे। जी
मैं जरा आपने जो मुद्दा उठाया उस पर तो मैं आऊंगी कि जो मंच सजा था उसमें सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की बीवी की वाइफ जो उनकी है उनकी क्या भूमिका थी, लेकिन ज्योति जी ये ईडी और सीबीआई का गठन किसने किया था और क्यों किया था, ये बताइए मुझे। ईडी और सीबीआई का गठन भारत सरकार में जो बैठे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उस समय उन्होंने किया होगा वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए किया होगा कि जो चोरी कर रहे हैं, जो पकड़े जाएंगे, जो गलत कर रहे हैं, हाँ। जो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी धनों का, उनके लिए, और जो इनकम सही ढंग से नहीं कमा रहे उनको पकड़ने के लिए किया होगा, अच्छे सेंस में किया होगा। बट इस सेंस में नहीं किया होगा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी अपने विपक्ष के पार्टियों पर ही केवल भेज रहे हैं। क्लॉज था कि नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर नहीं करना। अरे सुनिए ना, उसमें कहीं क्लॉज लगाया गया था जब आपकी सरकार थी कि नेता अगर भ्रष्टाचारी हो, निर्वाचित सरकार अगर भ्रष्टाचार करे तो उसको ईडी सीबीआई में नहीं लाया जाएगा दायरे में, ऐसा कुछ क्लॉज लगाया था यूपीए में? क्यों लगाएगा इस तरह का क्लॉज? ये क्लॉज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिना क्लॉज के क्लॉज लगा दिया है। रीमा जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह ने लगा दिया है। जो कॉमन लोग, गांव के लोग अभी समझ रहे हैं इस बात को, वो लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप जरा बताइए कि एनएचआई का जो इस पर घोटाले का सवाल उठाया गया तो आप क्यों नहीं उस पर ईडी सीबीआई भेज रहे हैं? आयुष्मान वाला जो बीमा वाली बात थी, एक ही नंबर पर कितने कितने मिल गए, उस पर जब सवाल उठाया गया तो आप वहां क्यों नहीं भेज रहे हैं? आपके हर डिस्ट्रिक्ट में मकान, ऑफिस बन गए, बड़े महल बन गए, उस पर जब विपक्ष के लोग सवाल उठाए तो आप वहां क्यों नहीं भेज रहे हैं? देखिए रीमा जी, देखिए क्या बात है। अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी एक बात कह रहे थे, विश्वसनीयता की बात कर रहे थे और घोटाले की बात कह रहे थे कि सारे लोग ऐसे ऐसे बैठे थे। मैं पूछता हूं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट से, आपके माध्यम से रीमा जी, कि आप ये बताएं, जब वो विपक्ष के बारे में ये सवाल उठाते हैं और लोगों को इस बात को बोलकर गुमराह कर रहे हैं, तो मैं जरा आम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आम लोग 90 करोड़ 97 करोड़ वोटर, आप भारतीय जनता पार्टी के जब नेता आपके यहां पहुंचे तो पूछे नरेंद्र मोदी से, जब आपके यहां रैली करने आए, कि जिस अजीत पवार को उन्होंने बोला था कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी और 15 दिन के बाद अपने पार्टी में ले लिए, उसके बारे में बताइए। अशोक चौहान के बारे में कि जब उन्होंने बोला था भ्रष्टाचारी, उनको ले लिया। तो ऐसे ऐसे कितने नाम हैं? अब आप बताएं मुझे। अभी रेड्डी जो कर्नाटक वाले थे, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब फोटो किया, उनको आपने ले लिया। तो देखिए ये सवाल लोग, आप केवल हम स्टूडियो में बैठ के बुद्धिमान नहीं है, या वो सीनियर जर्नलिस्ट है तो वो केवल बुद्धिमान नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो बुद्धिमान नहीं है। वो बुद्धिमान है जिसके पैसे, टैक्स के पैसे लग रहे हैं, जमा करते हैं, और ये सरकार जो है उसका दुरुपयोग कर रही है। और ये वो बुद्धिमान लोग हैं जो बोलते हैं कि हम जो, और आपने जो सवाल किया कि क्या ये नेताओं के लिए केवल है, नहीं, नेताओं के लिए नहीं है, ये सारे नेताओं के लिए। रीमा जी मैं बोल लेता हूं, फिर बोलिए आप, फिर बोलिए। ये सारे नेताओं के लिए। अगर विपक्ष के नेताओं, क्या मुझे आप बताएं, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, रुकिए ना, आप जो बोल रहे हैं मैं उसी में ऐड ऑन कर रही हूँ। हाँ, क्या आपने जो बात बोली मैं उसी में कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विपक्ष के सभी नेताओं के बयानों को बखूबी देखते, सुनते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री ने कल जो एक इंटरव्यू दिया था वो आप लोगों ने भी देखा, सुना होगा, उसके बारे में आकलन किया होगा। 3% है नेता सिर्फ। ईडी और सीबीआई के जितने केसेस फाइल हो रहे हैं उसमें सिर्फ मात्र 3% है, बाकी सब नेता नहीं है जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो कम से कम तथ्यों पर तो बात करें विपक्ष। चलिए आप तथ्यों पर बात कर लें तो जनता ये भी तो पूछेगी, बताइए तथ्य क्या है? रीमा जी ठीक है, आप ही के बात पर हम बात करते हैं। मैं कहता हूं रीमा जी, अगर आप 3% की ही बात कर रही हैं तो उस 3% में भी 95% तो विपक्ष के लोग हैं ना। मैं ये बात कह रहा हूं, अगर केवल टोटल ईडी सीबीआई की अगर जांच होती है और रेड पड़ती है तो उस 3% में भी जो 95% है विपक्ष के लोगों या विपक्ष के नेता या विपक्ष के लोग जुड़े हुए लोगों के साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पर जब आम लोग सवाल कर रहे हैं तो वहां ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजते? आप बताइए, जब एजेंसी इनके पास है, रीमा जी, अगर एजेंसी इनके
आपके आप पास सुनिए, है जवाब तो यही सुनिए, भेजेंगे, जवाब तो ये सुनिए, क्यों नहीं भेजते? जवाब बार सुनिए। बार जो आप लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात बोलते हैं कि ये आप क्यों नहीं कोर्ट में ये एविडेंस दिखाते? अरे भाई, एविडेंस तो एजेंसी दिखाएगी ना। आप जब ईडी भेजेंगे, पुलिस भेजेंगे, वो एविडेंस लाएंगे कि आम जनता लाएगी? जरा आप बताइए, आप रीमा जी बताइए, ईडी कौन एविडेंस लाएगा? पुलिस लाएगी, पुलिस लाएगी, सीबीआई लाएगी, तो आप भेजते ही नहीं है तो कहां से एविडेंस आएगा? कोई आम आदमी हम आपके घर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप भेजते नहीं है। तो अब आप इस बात को लोगों को गुमराह न करें कि आप एविडेंस आपके पास नहीं है, आप भेजते नहीं है। आप इसलिए विपक्ष बोलती है कि भाई इन पर भ्रष्टाचार है, आप वहां ईडी सीबीआई भेजिए, आप भेजेंगे तभी आएगा एविडेंस, तभी आएगा। इनको इस तरह नहीं होगा। नॉन स्टॉप म्यूट करना पड़ेगा मुझे, फिर सिद्धार्थ यादव बोलेंगे, अब जवाब देंगे। कहाँ म्यूट कीजिएगा? पार्लियामेंट में भी म्यूट कर देते हैं, यहाँ भी म्यूट कर दीजिएगा। आम जनता तो कुछ सुनेगी ही नहीं, बात ही नहीं समझेगी, तो कैसे होगा? 2 मिनट पानी पी लीजिए। कुछ बोला है आपने, सुनने की भी हिम्मत रखी है। ऐसे लगातार बोलेंगे स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। सुनिए, मैं पहले ज्योति जी की बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमसे भी 10 सेकंड का ले लीजिए, फिर ये दूसरे चालू हो गए। अरे भैया, हमको मौका मिला है। विष्णु जी, एक मिनट, आपका नाम सिद्धार्थ यादव नहीं है विष्णु जी? विष्णु जी, आपका नाम नहीं है सिद्धार्थ यादव? आपका नाम सिद्धार्थ यादव नहीं है ना? तो उनका जवाब सुनिए पहले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जवाब ले लीजिए, सिद्धार्थ उसके बाद जवाब इनको दे दीजिएगा। अरे आपके बात का बाद में जवाब दे देंगे। हाँ, मैं आपके पास आऊंगी आपके पास। सवाल ही एक है, जवाब कौन से अलग अलग हैं? तो रीमा जी, सबसे पहली बात तो अभी जो ज्योति जी जिस बात को कह रहे थे, मैं एक आग्रह करता हूं, आज आपके शो से करता हूं, एक बार ये एक लिस्ट निकाल दें इनकी पार्टी में कौन कौन भ्रष्टाचारी है, ताकि कल को कोई भी छोड़ करके आए उसके पीछे ना पड़ जाए। यही तो था वो भ्रष्टाचारी, क्योंकि जब तक इनके यहाँ है तब तक तो लोकतंत्र खतरे में है, तब तक तो सभी लोग फंसे हुए हैं, तब तक तो गलत कार्रवाई हो रही है, और कोई भाजपा में ज्वाइन हो जाता है तो यही तो था वो भ्रष्टाचारी। देखो, भ्रष्टाचारी ले लिया। और रीमा जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ठीक है, हमारे एनडीए में भी कुछ लोग शामिल हुए जिन पर आरोप है, जिनकी जांच चल रही है, पर कोई भी जांच, ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, कोई भी जांच किसी भी व्यक्ति पर उसके हमारे साथ ज्वाइन होने के बाद, भले ही वो केस हमारे समय का हो, हमसे पहले का हो, किसी केस को नहीं बंद किया गया, सबकी जांच वैसी ही चल रही है। पर यह देश के हमारी न्यायपालिका की एक रीति है कि एजेंसी अपनी जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट को फाइल करती है। चार्जशीट पर हर अभियुक्त के पास, हर आरोपी के पास बराबरी का मौका होता है कि वो कोर्ट में जाकर के साबित करे कि मैं बेगुनाह हूं, मैं गुनहगार हूं। एजेंसी अपना काम कर चुकी है, अब काम कोर्ट पर है। कोर्ट जितना समय लेगा सो लेगा, सबके केस जो के तो चल रहे हैं। पर मैं उससे बड़ी बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, इस देश में कोई तो संविधान, कानून, न्यायपालिका, किसी पर तो विश्वास होगा। ये बातें जो टीवी पर आकर के बोलते हैं, वो कभी तो जाकर के कोर्ट में बोलिए। कोर्ट में तो आप बात बोल नहीं रहे। कोर्ट में तो बीवी को, अपनी धर्मपत्नी जी को आगे बिठाने के लिए अपने मंत्रियों को लपेटे में ले रहे हो। अगर अब मैं इसी पर आती हूँ, चलिए अब मैं इसी पर आती हूँ जिसका जिक्र राजकिशोर तिवारी जी ने किया। 1 मिनट, विष्णु पाठक जी, आप ही से सवाल है मेरा, अब सुन लीजिए जरा, है ना। राजकिशोर तिवारी जी ने जिस बात को उठाया और अब जो सिद्धार्थ यादव ने जिस बात को उठाया, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। सुनीता केजरीवाल का आम आदमी पार्टी में क्या कंट्रीब्यूशन है जो उनको हर सीट पर इस वक्त जगह दी जा रही है? उन्होंने आम आदमी पार्टी में ऐसा कौन सा पद रखा हुआ है, ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन है कि नंबर 2 बन गई है वो अब अपने पति के बाद? नहीं, मैं आपको बताना, हमको थोड़ा सा समय दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी को अभी इन्होंने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के टीवी पर बिल्कुल सफेद, एकदम सफेद चादर बिछा के झूठ बोलते हैं ताकि जो है किसी को पता नहीं लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे जितने भी विपक्ष के लोग हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं कोर्ट को, और हमें न्यायपालिका पर ही भरोसा है और किसी सरकार पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात, 1-1 साल से जो लोग बंद हैं जेल में, जिनको मोदी जी ने बंद कर रखा है, क्या उनका चार्जशीट, अभी तक सरकार का काम होता है चार्जशीट फाइल करना, चार्जशीट फाइल हुआ क्या? पूरक चार्जशीट दे करके कभी जांच चल रही, उनको बेल नहीं, कोर्ट की कोई गलती नहीं है। पीएमएलए कानून के तहत उसको खुद साबित करना है, लेकिन कोर्ट तो तब आपके सवाल का मैं पहले उनके सवाल का अभी सफेद झूठ बोले हैं कि दुनिया के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब देंगे आप। सुनीता केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल क्या है पार्टी में, क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं,
क्यों रामलीला मैदान पर उन्हीं का चेहरा सामने आता है? जिस बात को राजकिशोर तिवारी ने कहा कि गोपाल राय जैसे नेता, आतिशी जैसी नेता, उनको वो जगह नहीं मिलती जो सुनीता केजरीवाल को मिलती है, क्या वजह है उसकी? नहीं नहीं, एक बात बताइए कि आतिशी जी हो चाहे गोपाल राय जी हो, उन्होंने क्या भारतीय जनता पार्टी को या किसी के पास शिकायत किया कि हमको वहां बैठने को नहीं मिला? ऐसी बात नहीं है। आप इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है रीमा जी, करेंगे तो बाहर भगा देंगे बन जाएगा, फला मुख्यमंत्री। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आप जोशी जी, अडवाणी जी, अभी आपके अश्विनी चौबे जी कैमरा पर रो रहे थे, उनका टिकट आपने काट दिया। जोशी जी, अडवाणी जी काफी बीच में आ गए। सेवा किया आप इन सब ने। दूसरी बात सुन लीजिए रीमा जी, अगर कोई विक्टिम होता है, अगर कोई विक्टिम होता है, किस पद पर है पार्टी में? आप सुन लीजिए ना, सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ है। अगर किसी का पार्टी की भाभी थोड़ी है, उनकी वाइफ ही तो है। अरे भाई आप लोग को क्या पता है? आप लोग को तो जो कर देंगे सुबह देश में एक दामाद देखा, हमें कुछ नहीं पता, हम वही तो समझना चाहते हैं, नहीं पता हमें। क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें कुछ नहीं पता। और कैसी बात करेंगे? राजकिशोर तिवारी जी, चलिए ठीक है, आपकी बात का मर्म समझ गए, मर्म समझ गए, आपकी बात का मर्म आ गया सामने। राजकिशोर तिवारी जी, विष्णु पाठक जी कह रहे हैं अगर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है तो बात ही खत्म हो जाती है फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है, पार्टी के लोग आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए, अपने आप को हिंदुस्तान। मेरा सवाल राजकिशोर जी से। कोई नहीं समझ रहा, आप अपने आप को जो समझ रहे हैं उसको सुनीता केजरीवाल का क्या रोल है? चिपकने की बात में कुर्सी से उठिए। आपकी बात में सुनीता केजरीवाल पर सवाल था। आप अब राजकिशोर, अच्छा ठीक है, राजकिशोर तिवारी लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप तो सुने नहीं, आपकी बात सुन ली, अब जवाब सुनिए। नहीं सुना आपने? आप एक बार ऐसे नहीं होता। अगर किसी के हाँ क्या नहीं, किसी के पति के साथ कोई जबरदस्ती हो रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, तो आप अगर हम जाएंगे या कोई आदमी जाएगा, किसके प्रति सहानुभूति होगा? उनके बारे में हालचाल किससे पूछेगा? उनकी वाइफ होगी सबसे एक नंबर पे, उसके बाद आप इस तरह की बात, वो वहां क्यों बैठा, वो वहां क्यों बैठा, तो क्या वो नीचे बैठते क्या? वहां बैठा, यहाँ बैठा नहीं। गोपाल लाल जी सोनिया जी भी मंच पे थी, राहुल जी भी मंच पे, भारतीय जनता पार्टी से लिख के आता क्या कि कौन किस कुर्सी पे बैठेगा? आप अकेले नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी आप अकेले नहीं बोलेंगे, कुछ कुर्सी पे बैठेगा, आप अकेले नहीं बोलते रहेंगे ना विष्णु पाठक। अब रुकिए, विष्णु पाठक जी, समस्या आप लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं म्यूट कर देती हूँ, लेकिन अगर अकेले एक प्रवक्ता बोलता रहेगा तो ये तरीका ठीक नहीं होगा। मैंने राजकिशोर जी से सवाल किया, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी मौका दीजिए, मैं आप सबको मौका दे रही हूँ। राजकिशोर तिवारी जी, आप जवाब दीजिए। रीमा जी, मैं दरअसल आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं पा रही है, लेकिन मुझे विष्णु पाठक जी की पूरी आवाज सुनाई पड़ रही थी और मैं लगातार आपकी टीम से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। लेकिन जितना मैं सुन पाया उस हिसाब से मैं जवाब देता हूं। जो विष्णु पाठक जी ने जो बातें कही हैं, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। कौन कहां बैठा? कोई कहीं नहीं बैठा था। एक संवैधानिक पोस्ट है, उस पोस्ट पर किस तरीके से उसके बाद अगर किसी का कोई परिजन है, निश्चित तौर पर पहला हक उसका बनता है कि वो उनसे मिलने जाए, उनके बारे में बात करे। लेकिन देश के नाम संबोधन, दिल्ली की जनता के नाम संबोधन, पार्टी का कोई नेता ना करके अगर उनकी पत्नी करती है तो उसके पीछे निश्चित तौर पर एक डिजाइन समझ पे आती है। लगातार ये बात चलती चली आ रही थी। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, अब बात हो रही लोकतंत्र की, बोलने न देने की बात हो रही, क्योंकि मुझे याद है कि यही पार्टी थी जो लगातार ये बात करती थी कि हम यहां कह रहे हैं कि लोकपाल बिल है। क्या लोकपाल बिल हमारा सांसदों ने पढ़ा? लोकपाल बिल उस समय संवैधानिक कहीं किसी तरीके से पारित नहीं हुआ था, लेकिन जो अन्ना का लोकपाल बिल था उसको सभी सांसदों को पता होना चाहिए था, यूपीए गवर्नमेंट के सभी मंत्रियों को पता होना चाहिए था, उनके नेताओं को पता होना चाहिए था। भाजपा या कांग्रेस नहीं तय करेगी कौन कहां बैठेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी तय नहीं करेगी। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है। पद का अपना एक महत्व होता है और राजनीति में जो लोग, आम आदमी पार्टी में संघर्ष का इतिहास तमाम लोग कर रहा है, ऐसे लोग यहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो संघर्ष करने वाले जो लोग थे वो आज की तारीख में कहां है? तमाम पार्टियों में मतभेद होते हैं, तमाम पार्टियों में लोगों को लगता है, ज्योति जी की पार्टी में कोई कह सकता है कि उसको तो अभी लगता है कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी। यादव जी की पार्टी में कोई कह सकता है कि मुझे इस तरीके से
फल नहीं मिला, 50 साल की सेवा हो गई। लेकिन प्रश्न यहां यह है कि पार्टी की रीति नीति और नेता का विजन क्या है। विजन यह है कि आपकी पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जो उस कुर्सी पर बैठकर आपको आपकी बात को आगे बढ़ा चुके। जो लोग जेल चले गए हैं उनकी तो बात जाने दीजिए। और यहां दोहरे मानदंड देखिए, आपने मनीष सिसोदिया से क्यों भाई इस्तीफा लिया, आपने इस्तीफा फिर जैन से क्यों लिया? अगर आपको इस्तीफा नहीं देना था तो आपने इन लोगों से इस्तीफा क्यों लिया? मैं जो मूल प्रश्न की बात आ रही है, जो नाम लिया गया है सौरभ भारद्वाज और आतिशी मान लेना का, तो आप मान कर चलिए कि अरविंद केजरीवाल बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलते हैं, बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने मार्ग कंटक किया है सुनीता केजरीवाल जी का, और ये साफ साफ डिजाइन जो दिखाई पड़ रही थी, ये निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा जिस तरीके से उनको रामलीला के मंच पर जगह दी गई और जिस तरीके से लगातार उनको पार्टी फ्रेम में रख रही है। फिर मैंने कहा कि पहले विजय नायर, आज की तारीख में विभव, ये दो लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं। बाकी पाठक जी और तमाम लोग तो पार्टी का पक्ष रखेंगे, यहीं पर डिबेट में रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे उनके विश्वास पात्र वही लोग। ओके विष्णु जी, अब इसको परिवारवाद मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बताइए मुझे आप। फिर आप परिवारवाद, अभी बीजेपी ने नहीं कही बात, लेकिन ये मेरा सवाल है, देश की जनता तो पूछेगी ना, दिल्ली की जनता, कि क्या ये परिवारवाद है या नहीं है कि पति के जाने के बाद पत्नी सहानुभूति लेने के लिए कुर्सी पर बैठ जाती है। रीमा जी बिहार में एक कहावत है, बाप रहल पेट में पूत गेल गया। आप समझ गए ना कि पिता पेट में ही है, बाप उनका पुत्र जो है तो जाकर के गया में पिंडदान करता है। अभी कुछ हुआ नहीं है, कौन कुर्सी पे बैठा थी, इतना बबेला है कि वो नेता बन गए, वो परिवारवाद हो गया। अरे कहां से परिवारवाद हो गया? अरविंद जी के बच्चे, अरविंद जी का बेटा बेटी जो कि बालिग है, क्या वो किसी मंच पे गए? कुर्सी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ हुआ ही नहीं है। रामलीला मैदान में स्पीच अभी कुछ हुआ ही नहीं है। पॉलिटिकल सारी मीडिया के सामने बात अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब क्या होना बाकी है? क्या होना बाकी है विष्णु पाठक जी? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कमाल है, मतलब इस तरह की बात की वही वाली बात है कि बाप रहल पेट में पूत गेल गया। कमाल ही है, लड़का कमाल ही हो रहा है, एक्चुअली कमाल हो रहा है। चलिए विष्णु जी, ओके सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, फिर ज्योति जी का रुख करूंगा। मनीष जी की वाइफ बीमार है, आप फला जी की फला, मनीष जी की वाइफ बीमार है। विष्णु जी आप बात कर रहे हैं जैन साहब की। अरे पाठक जी सुन लीजिए, नहीं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो डिक्लेरेशन बाकी है, घोषणा होनी बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। रीमा जी देख लिया, आप परिवर्तन देख रही हैं। आज आम आदमी पार्टी को उदाहरण भी बिहार से याद आ रहे हैं, जहां लालू जी को छोड़कर राबड़ी जी आई थी, उदाहरण भी वहीं की, मुहावरे भी वहीं के, बातें भी वहीं की। अरे पाठक जी आपने अपना गुरु बदल लिया, अन्ना जी को छोड़कर लालू जी गुरु बना लिए। जो लालू जी सदन में खड़े होकर कहा करते थे, हमको बताएगा क्या करना है, और केजरीवाल जी खड़े होकर लालू जी को क्या क्या नहीं कहा करते थे, रियायत करते थे। आज कैसा मेल हुआ अनोखा, बहुत ही अच्छी बात है। अरे पाठक जी, अरे मिर्ची लग जा रही है आपको, दूसरे लग बात को, आप कैसी बात कर रहे हैं लालू जी? अरे पाठक जी सुन तो लीजिए, आपकी बात को भी सुना जा रहा था, सुन तो लीजिए। आप शुभेंदु अधिकारी ऐसे चिंता, इतनी चिंता मत करिए, सुनिए। मैं रीमा जी 10 सेकंड की बात कहना चाहता हूँ। पाठक जी कोशिश करें हाईजैक करने की, आप बात करिए, मैं रिक्वेस्ट विष्णु पाठक जी, 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 1 मिनट। ओके ओके, इनकी आवाज कम कीजिए जरा। ये नहीं चलेगा। विष्णु पाठक जी 1 मिनट रुकिए विष्णु पाठक जी, सुनिए 1 मिनट। ये जो आप मिसगाइड कर रहे हैं ना, तब से लेकर अब तक देश की जनता को, मैं जरा थोड़ा सा इस वक्त, अब आपने जो बात कही उसको सुनकर मैं बहुत चौकन्नी हो गई हूं और आहत भी हुई हूं। आप ही की पार्टी है जो आज लालू प्रसाद यादव को देश का सबसे बड़ा सामाजिक क्रांतिकारी नेता बोल रही है, और अरविंद केजरीवाल ही थे जो रामलीला मैदान से लालू यादव को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोल रहे थे। उसको कुछ साल ही बीते हैं, लेकिन अब वो सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता हो गए। उससे पहले वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता थे। ये किस तरह की राजनीति चल रही है विष्णु पाठक जी और ज्योति जी? आप जिनको, ओके ज्योति जी
ज्योति जी की पार्टी, ज्योति जी की पार्टी, एक मिनट रुकिए ज्योति जी, अभी आपको याद है या नहीं है? विष्णु पाठक जी को म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए विष्णु पाठक को। पार्टी में शामिल किया, उनका सीबीआई का चार्जशीट तो पढ़ लीजिए, उनका जो विष्णु पाठक जी की आवाज बंद कीजिए जरा, एफआईआर की काउंटिंग कर लीजिए कि कितने एफआईआर उनके ऊपर है। प्रोड्यूसर जरा विष्णु पाठक को म्यूट कीजिए। ज्योति जी, आपको आई थिंक कि वो दिन याद होंगे जब शीला दीक्षित को उनके खिलाफ में बिजली घोटाला तमाम बातें करके अरविंद केजरीवाल यहां तक पहुंचे थे। आपको याद होगा जब उन्होंने पी चिदम्बरम पर सवाल खड़े किए थे, आपको याद होगा कपिल सिब्बल पर सवाल खड़े किए थे, आपको याद होगा आप ही की यूपीए सरकार के तमाम मंत्रियों को उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया था। तो कई बार दिल में ऐसी बात नहीं आती है आप लोगों के कि आप उन्हीं को अब डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हो? ज्योति जी, आती है ना, बिल्कुल आती है, जैसे आपको आती है वैसे हमको भी आती है, और हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है ना। लेकिन सवाल कहाँ क्या है, जब हम लोग देखते हैं देश के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और देखते हैं क्या जरूरत है अभी उस जन समूहों का बात करना है या नहीं करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी बात याद आती है, और भारतीय जनता पार्टी की भी याद आती है। अभी तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए, आपको याद नहीं आती है रीमा जी कि जो प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी बोलते रहे आपने पार्टी बुला के राज्यसभा दे देते हैं? आपको याद नहीं आती है कि जिस तरह पंजाब में जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने के लिए जिस तरह से चुनाव कराया गया, आपको वो याद नहीं आती है? आपको वो याद नहीं आती है जैसे कि अभी सीनियर जर्नलिस्ट अभी बता रहे थे कि पद का महत्व क्या आपको याद नहीं आती रीमा जी कि प्रधानमंत्री जब इनॉग्रेशन कर रहे थे पार्लियामेंट का, वहां राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन होता है, प्रथम पुरुष होता है, उनको नहीं बुलाया गया? क्या आपको ये याद नहीं आती है कि जिस तरह महिलाओं के साथ बनारस में हुआ वो आपको याद नहीं आती है? आपको वो याद नहीं आती रीमा जी कि जब इन्होंने 2 करोड़ जॉब की बात बोली थी और एक भी मुश्किल से 1 करोड़ भी जॉब नहीं दे पाए पूरे 10 सालों में? आपको याद नहीं आती है जब किसानों के लिए इन्होंने बोला था कि हम तुम्हारी आय दुगना कर देंगे और वो कुछ नहीं कर पाए, उन पर गोली बंदूक सब चलवा दिए? आपको याद नहीं आती है कि जब ये नोटबंदी करके क्या किए थे? आपको याद नहीं आती है इनके जिस तरह से महिलाओं को, हमारे पहलवानों को जंतर मंतर से बाल खींचकर वहां से उठाकर भगा दिया था? आपको भी याद आना चाहिए, लोग को भी याद आना चाहिए। और रीमा जी, सबसे बड़ी बात जो बार बार गुमराह करने की बात हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ये कर रही है कि देखिए आप कोई भी विपक्ष का नेता नहीं डरा है। अगर आप पकड़ने गए हैं, अगर आपकी एजेंसियां ने गलती मानी है, तो क्या अरविंद केजरीवाल क्या लड़ाई किए? आप उनको जेल में भेजे ना। आपने हेमंत सोरेन को जेल भेजा, क्यों? वहां जाकर क्या मारपीट शुरू कर दिए? नहीं किए। लेकिन विपक्ष क्या कहती है? विपक्ष कहती है कि आपके पास एजेंसी है, हम अगर आपसे सवाल करते हैं, लोग अगर सवाल करता है तो आप वहां भी पुलिस भेजिए, वही तो एविडेंस लाएगा ना। आप मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि तुम जाओ और नरेंद्र मोदी जी के घर से जाकर एविडेंस लाओ। कैसे लाएंगे भाई? कैसे लाएंगे? अदानी के घर में घुसकर कैसे लाएंगे? अंबानी के घर में घुसकर? तो देखिए रीमा जी, ये सवाल आम जनता खेत खलिहान में जो काम करते हैं, सुन लीजिए रीमा जी, खेत खलिहान में जो काम करते हैं उनको इस तरह से गुमराह नहीं कीजिए। पुलिस आपके पास है। जब मैं सवाल करता हूं, मैं बोलता हूं कि आपके घर में गलत सामान है, तो आप पुलिस भेजे, तो आप भेजते ही नहीं है। आप मुझे कहते हैं पास भी थी, सीबीआई आपके पास भी थी, सारी एजेंसियां आपके पास भी थी जब आपकी सरकार थी। और तब आपने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एजेंसियों को तोता बोला था, वो आपको भी पता है। इसलिए हमें तो सब कुछ याद है, लेकिन आपको तो आज की बात याद नहीं रहती है। सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, फिर राजकिशोर तिवारी जी का रुख करूंगी। रीमा जी कंटिन्यूअस बोलते हैं, लंबा बोलते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा 1-1.5 मिनट लूंगा, पर मुझे अनइंटरप्टेड मिलेगा तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूंगा। रीमा जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बात करना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और वो याद दिला रहे थे आपको बहुत चीजें, पर याद तो उनको अपने दौर का ही नहीं, अभी का भी नहीं। कौन कहता है कि आप विपक्ष में हैं? आप सत्ता पक्ष में है, कर्नाटक में आप सत्ता में हैं, हिमाचल में आप सत्ता में हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स आपकी वहां पर है, हम सरकार वहां पे बना करके हटे हैं। कुछ गलत किया है तो वहां का लोकायुक्त, वहां की पुलिस, वहां की आईबी, सब कुछ आपके हाथ में, आप करिए ना। पर ये आर्गुमेंट को तो छोड़ दीजिए कम से कम कि अगर किसी और का भ्रष्टाचार नहीं निकल के आ रहा और आपका अपार अखंड भ्रष्टाचार आ रहा है, तो वो आप अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए बस ये ढोल पीटते रहे कि देखो देखो सिर्फ हम पर आ रहे हैं, सिर्फ हम पर आ रहे हैं, इसलिए हम भी बेगुनाह हैं। ऐसा नहीं होता है। और याद मत करवाइएगा 2014 से पहले का, याद मत करवाइएगा कि ईडी पहले क्या करा करती थी, याद मत करवाइएगा कि एजेंसियां पहले क्या करती थी, क्योंकि देश की जनता के जहन से वो बातें अभी तक नहीं मिटी हैं, आपका दौर नहीं मिटा है। और याद मत करवाइएगा रोजगार को, याद मत करवाइए इकोनॉमी को। फ्रेजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 पे हम आ गए, आप रोजगार को, इकोनॉमी को याद करवा रहे हैं।
हमारी इन्फ्लेशन 12.8 से 6% के एवरेज पे आ गई। आप महंगाई को याद करवाते हैं, आप देश के खिलाड़ियों को याद करवाते हैं जिनको कभी उनका ड्यू शेयर नहीं मिला, कभी प्राइज मनी नहीं मिला, कभी उनको मौके नहीं मिले। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जब आते हैं तब आपको खिलाड़ी याद आ रहे हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट तब याद आता है जब आपने उस पर बम गिरवाए थे, तब याद नहीं आया, पर जब सबसे ज्यादा सरेंडर्स वहां पर हुए आर्म्ड ग्रुप्स के, तब आपको नॉर्थ ईस्ट याद आता है। इसलिए इतना भी याद मत करिए, क्योंकि ज्यादा याद करेंगे तो कल ही एक नई याददाश्त निकल कर आई है कैसे इंदिरा गांधी ने हमारे देश का एक आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था। याद करेंगे और आपका अपना इतिहास को खोदेंगे हम, तो बहुत कुछ निकल के आएगा। ज्योति जी मत जाइएगा इतना अंदर, नहीं तो ये चुनाव छोड़ दीजिए, अगले 10 चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप। कांग्रेस पार्टी का काला इतिहास देश को याद है, उस कालखंड को छोड़ करके हम एक नए उदय की ओर बढ़े हैं। बढ़ते हुए भारत को आगे बढ़ने दीजिए। ओके, राजकिशोर तिवारी जी, क्योंकि समय की बाधा है, मैं एक बार लौटकर जरा उसी मुद्दे पर आती हूँ। एक सोशल मीडिया पर सवाल कुछ दर्शक पूछ रहे हैं और लोग भी पूछ रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल राबड़ी देवी बनेंगी या सोनिया गांधी बनेंगी। आपको क्या लग रहा है, क्या बनने वाली है वो, उनकी कौन सी भूमिका होने वाली है? ओके, आई थिंक कि राजकिशोर तिवारी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। विष्णु पाठक जी, सुनीता केजरीवाल राबड़ी देवी बनेंगी या फिर कि सोनिया गांधी की भूमिका में रहेंगी, ये तो पता लग चुका होगा, अब अंदर खाने की बात है ये तो। लेकिन आप पार्टी के नेता हैं, ये सुगबुगाहट तो होगी पार्टी में। केजरीवाल जी, रीमा जी, सुनीता केजरीवाल जी ही रहेंगी। वो ना राबड़ी देवी बनेंगी, ना वो सोनिया गांधी जी बनेंगी। सुनीता केजरीवाल जी पढ़ी लिखी और एक ऑफिसर से रिटायर, जो जिस पद पे केजरीवाल जी थे उसी पद पे वो भी रहे हैं, तो उनको आप किसी से तुलना नहीं कीजिए। सुनीता केजरीवाल जी वो काबिल महिला है, लेकिन पढ़ी लिखी आपने बोला, बाकी लोग बिल्कुल पढ़ी लिखी का क्या एंगल था? बिल्कुल पढ़ी लिखा, अरे अफसर है, अफसर रही है। राबड़ी देवी के लिए आप क्या कह रहे हैं? यूपीएससी राबड़ी देवी के लिए आप क्या कह रहे हैं? राबड़ी देवी ये कटाक्ष किस पर था? नहीं, सुन लीजिए, आपने ये पढ़ी लिखी वाला एंगल क्यों दिया है? राबड़ी देवी जी हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी, लेकिन सुनीता केजरीवाल जी यूपीएससी कंप्लीट करके वो ऑफिसर थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप उसको कहीं और मत ले जाइए। वो गृहिणी थी और अच्छी गृहिणी रही है राबड़ी देवी जी। उनको हम लोग बहुत सम्मान करते हैं इस तरह से। लेकिन अच्छा ठीक है, केजरीवाल अभी आप तारीफ करने में लगे, मैं समझ रही हूँ, लालू परिवार की तारीफ हो रही है। अब तो आप शो खत्म करेंगे, आप लास्ट जवाब ले लें। उस समय मेरी आवाज को म्यूट कर दिया गया या हटा दिया गया। मैं केवल एक बहुत सीधे विनम्र पूर्वक आपसे सवाल हटा दिया गया। आप देख लीजिएगा और रिकॉर्डिंग में जब मैं बोल रहा था तो मुझे स्क्रीन से भी हटाया गया और मेरी आवाज को भी बंद कर दिया गया। इस बात को समझ लीजिए, तो आप ही बोल लीजिए, 1 घंटे का सुन लीजिए मेरी बात। आपसे सवाल है। मैं रीमा जी सवाल ले लीजिए। आपकी आवाज भी गई थी और सब कुछ गया था। चलिए आगे बोलिए। बस ठीक है, आपने ये इंडोर्स किया, ठीक है, एक्नॉलेज किया, ठीक है। अब मेरा एक सवाल ले लीजिए आप, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। मुझे एक बात बताइए, अगर विपक्ष की पार्टियों को या जहां ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं, जहां इनका ऑफिस है, अगर अगल बगल के लोगों को अगर कोई आशंका होगी कि इनका कुछ एक्टिविटीज इस तरह का है या इनका धन इनसे बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो कहां बोलेगी? वो तो किसी एजेंसी को बोलेगी ना, पुलिस को बोलेगी ना, ईडी को बोलेगी, सीबीआई को बोलेगी। और जब हम कंप्लेन करेंगे, उस कंप्लेन पर अगर ये तफ्तीश नहीं करेंगे, ये खुद तो हम नहीं कर सकते। मेरी बात तो बोलने दीजिए रीमा जी, बोलने दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि वो तो मैं नहीं कर सकता ना, वो तो एजेंसी करेगी ना। तो जब वो एजेंसी को आप जाने नहीं देंगे तो लोग को समझने दीजिए। लोग इस बात को समझ रहे हैं रीमा जी कि आप ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के कंप्लेंट पर वो ईडी सीबीआई को नहीं भेजती है। और ये बार बार जो आप विपक्ष पर जो आरोप लगाते हैं कि तुम एविडेंस लाओ, एविडेंस को इंडिविजुअल नहीं ला सकता, वो एजेंसी ला जाएगी। अगर मैं इनके घर में घुसूंगा तो ये मुझ पर डकैती का केस करेंगे, चोरी का केस कर देंगे, मेरे पर क्या केस कर देंगे। आप इसको कंफ्यूजन मत कीजिए, ये लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। इस पर अगर विपक्ष के नेताओं ने इन पर आरोप लगाए हैं तो वो एजेंसी ही जाकर एविडेंस लाएगी। ज्योति जी को म्यूट कीजिए जल्दी से। म्यूट ही है, उसके पहले भी म्यूट किए थे आप म्यूट ही रहिए, वही ठीक है। बोले जाएंगे लगातार, तो क्या करेंगे? अब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। देखिए रीमा जी, हमारा इनसे ज्यादा अनुभव है विपक्ष में रहने का। अब सुन लीजिए, अब पाठक जी आप भी सुन लीजिए।
हमारा इनसे ज्यादा अनुभव मैं है तो सुन विपक्ष ही में रहा हूं। रहने का। हमने इस देश में इमरजेंसी का कालखंड भी देखा है, हमने इस देश में घोटालों का कालखंड भी देखा है, हमने कोई कालखंड एजेंसियां सपोर्ट इमरजेंसी में में नहीं देखे? थी, कौन-कौन फिर भी जेल इनके गए थे? लाखों माफी किस-किस करोड़ों से के मांगे थे? घोटाले देश के सामने लेकर के आए। हम सड़कों पे संघर्ष किया, लाठियां खाई, पानी की बौछारें झेली, हम सड़कों पे सोए इनके कुकर्मों को उजागर करने के लिए। ये बात नहीं कही जा सकती कि आज अगर ये कुछ उजागर नहीं कर पा रहे, जिसका ये मतलब है कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो ये कहते कि ये तो सत्य नहीं है। अरे झूठा थोड़ी ढूंढ के ले आएंगे। चलिए ठीक है, वक्त की बाधा है मेरे पास। आप सभी खास मेहमान आज पांच की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर राजनीति लगातार गर्म है, आने वाले दिनों में एक एक करके, क्योंकि अब आतिशी, सौरभ भारद्वाज, उनका क्या होगा, सवाल ये भी खड़े हैं। सुनीता केजरीवाल को क्या अब कुछ ऐसा पद दिया जाएगा या फिर उन्हें ऑथराइज किया जाएगा पार्टी में कुछ फैसले लेने के लिए, ये भी अब देखने वाली बात होगी। निगाह बनी हुई है। आज पांच की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।